स्टूडेंट्स, आज हम अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमको 1947 में इंडिपेंडेंस मिली तब इतनी सारी जनसंख्या को एस्टेब्लिश करना एक बहुत मुश्किल काम था। उनको काम देना, उनको रोज़गार के अवसर देना, इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। अब लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो टू डेवलप करने के लिए, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा डेवलपमेंट का, उसको डेवलपमेंट के बाद लोगों को आजीविका देना बहुत ज़रूरी था। धीरे धीरे देश में तरक्की और प्रगति हुई, क्योंकि अब हम जो है विश्व के बाकी देशों के साथ वी आर कम्पीटिंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट्स वाई आवर इकोनॉमी सिस्टम हैज़ बूस्ट अप एंड वी आर स्टडिंग आवर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमारा जो आज का चैप्टर है वो यही है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, हम जो है, मैं सबसे पहले आपको ये शुरू करवा रही हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ से शब्द समझिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिसके माध्यम से हमारे को कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे कि लोग अपनी जो है आजीविका चलाते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं। तो उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी. Students, here I am going to explain you what are primary activity. Primary activities are those activities in which no machines are required. People are obtaining things directly from nature. Secondary activities are those activities in which people are producing the things which they had obtained from primary sector and manufacturing them in their industries. In tertiary sector, we are not producing anything, just giving services to the mankind. So students, agricultural labor, that is the example of primary sector. और सेकेंडरी सेक्टर है, उसका एक एग्जाम्पल है पॉटर, फैक्ट्री वर्कर। और टेरिशरी सेक्टर का जैसे बैंकिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, डॉक्टर्स, लॉयर, वॉशरमैन, दीज आर द पीपल हु डू नॉट प्रोड्यूस anything but just giving services to the mankind. So students, our second classification is organized sector and unorganized sector. Sector which is organized properly, जिसके अंदर क्या है कि लोगों को फिक्स सैलरी है, फिक्स टेन्योर है, उनके वर्किंग आवर्स दैट इज़ फिक्स्ड हैं, ऑफिस एंड फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट है, वो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम वो है कि जो पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, डोमेस्टिक वर्कर्स है, उस प्रकार के लोग हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड टू कम टू नो एटलीस्ट 15% पीपल ऑफ जो है हमारे देश के, दे आर एंगेज्ड इन organized sector and 20% people, at least 50% people are engaged in unorganized sector. Third classification of ours is public sector and private sector. Public sector is that in which all engaged people work जो करते हैं, जो कि publicly dealing है, that is known as public sector. और private sector, that sector in which doing personal things, that is known as private sector. Was for example cobbler है, that is also a private sector है, driver of local politician, that is also a private sector. So students, three classifications we had studied: primary, secondary and tertiary, organized, unorganized sector, public sector and private sector. Now coming to our next point, what are the different primary activities? What are the different primary activities? Students, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर, जिसमें कहीं किसी प्रकार की मशीनों की आवश्यकता नहीं है, फॉरेस्ट्री है, जंगल के साथ, फिशिंग, माइनिंग मीन्स माइंस से माइनिंग करना, ज़मीन के नीचे से खोद के ड्रिलिंग से खनिजों को निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, जो कि हम डायरेक्टली नेचर से ले रहे हैं, पृथ्वी से ले रहे हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ डायरेक्ट ऑयल एंड गैस विच वी आर टेकिंग फ्रॉम आवर अर्थ.
सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। कौन कौन सी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि वस्तुओं का निर्माण होता है, या फिर कंस्ट्रक्शन जिसमें बिल्डिंग्स बन रही हैं या कोई और चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। सो थर्ड हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ टेरिशरी एक्टिविटीज़। टाइप्स ऑफ टेरिशरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? इन विच वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग बट जस्ट गिविंग सर्विसेज टू द मैनकाइंड। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट में हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते। स्टोरेज हाउसेज हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, या फिर बैंकिंग सिस्टम है। दैट इज़ नोन एज इन विच वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग बट जस्ट गिविंग सर्विसेज टू द मैनकाइंड। सो अब हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टेरिशरी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या क्या है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है इन विच पीपल हु आर गेटिंग सर्विसेज, तो उनको उसके बड़े सारे फीचर्स मिलते हैं, बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, काम जो है बिल्कुल फिक्स है। गुड वर्किंग कंडीशंस, काम के आवर्स जो हैं, एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है, सिस्टमेटिकली लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी, कहीं कोई ये नहीं है कि उनको जॉब से निकाल सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी है, अपनी फिक्स होकर बेफिक्रे होकर वो अपनी जॉब को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेड हॉलीडे, वेन एवर दे वर गेटिंग एनी हॉलीडेज डेफिनेटली द एम्प्लॉयर जो है उनको, जिसने उनको सर्विस दी है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में है कुछ भी है, तो उनको पेमेंट मिलेगी। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, बेटर वेजेस कंपैरेटिव टू others. For example, a person who is a government employee get more benefits rather than a प्राइवेट एम्प्लॉय। देन मेडिकल मैस्टरली लीव्स भी हैं, और उनके पास जो है मैटरनिटी लीव्स भी हैं, जिसमें कि वो लोग अपना ठीक से उनको जब ज़रूरत हो तब काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मास्टरली लिखा हुआ है, मैटरनिटी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के अंदर क्या है? इर्रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, कि बिल्कुल काम जो है वो ठीक से नहीं हो रहा, कोई भी जैसे मर्जी उनको कह दे। मान लीजिए ऐसा फिक्स हो कि पीपल हु इज़ द वर्कर इज़ गोइंग फ्रॉम देयर वर्किंग प्लेस से अपने घर जाने को तैयार है, एंड द मास्टर आस्क हिम टू जस्ट कंप्लीट दिस वर्क टिल एंड इट विल डेफिनेटली विल फिनिश एट 9, तो देन द पर्सन हैज़ टू रिमेन स्टे बैक। कोई फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, कभी काम मिल गया नहीं मिला कोई पता नहीं है। पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, काम के ठीक से एनवायरनमेंट भी नहीं अच्छा, कोई अच्छी हाइजीनिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, कोई हॉलीडेज़ की उनको सैलरी नहीं मिल रही, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मे बी पॉसिबल कोई व्यक्ति जो आ रहा है कल और उसको कह दिया जाए कि नहीं भाई अब आपने कल से जॉब पे नहीं आना। लो वेजेस comparative to organized sector, they are getting less wages, rather they are doing more and more hard work and are also much qualified or skilled, but they are not getting as wages as the people who are getting in organized sector. No medical leaves. तो ये तो हमारा जो था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के फीचर्स थे। दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर्स जो है रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस, आर्मी, ये तो पब्लिक है। जैसे रेलवेज़ हो गई, पोस्ट ऑफिस में एनीबडी कैन मूव, कोई भी जा सकता है, पुलिस भी सभी के लिए है, सेम केस विद द आर्मी है। और प्राइवेट में किसी की पर्सनल इंडस्ट्रीज़ है या फिर प्लॉट्स हैं या उनके जिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये दैट इज़ द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ नरेगा। अब जो है गवर्नमेंट ने इसके अलावा एक और सिस्टम रखा, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, दैट इज़ नोन एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नाउ द प्रेजेंट नेम ऑफ इट्स मनरेगा, MB हो गया, 100 days ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयमेंट पर्सन। ये ऐसा व्यक्ति जिसको कि काम ना मिले उसको 100 दिन का फिक्स काम मिल रहा है।
टारगेट्स SC STs एंड वुमेन्स को है, इसमें स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन को काम दिया जा रहा है। हाउस होल्ड एंड इशू जॉब कार्ड्स भी हो रहे हैं। और जब if the government fails in a duty to provide employment, it will give unemployment to the people। तो अगर सरकार लोगों को ऐसे है कि काम नहीं दे रही उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ पर्क्स एंड वेजेस दे रही है। तो 100 डेज़ का काम हर किसी को ही मिलेगा। अगर काम नहीं मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग लोगों को वेजेस भी मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हैं चैप्टर के। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ इनकम इन कैश और काइंड। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि किस लिए की जा रही है? सेक ऑफ इनकम, अपनी अर्निंग कमाने के लिए, चाहे वो कैश और काइंड में। अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation in which all able and willing persons do not get suitable jobs। जहाँ पर कि लोगों को सिचुएशन इन विच ऑल एबल, जो व्यक्ति काम कर सकते हैं और विलिंग पर्सन हैं और इच्छा चाहते भी हैं काम करने का, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट गेटिंग सुटेबल जॉब्स। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक टाइप है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का स्टूडेंट्स मतलब है चेंज इन सीजन कॉस्ड बाय द चेंज इन सीजन। इसका मतलब क्या है? जब खेती का दिन हुए, मौसम हुआ और श्रमिकों को वहाँ पर लेबर्स आर गेटिंग जॉब्स, वहाँ पे काम मिल रहा है, लेकिन जब नहीं हुआ, जैसे कि सोइंग के टाइम तो काम मिल गया, लेकिन जब फसल पक रही है तब उनके पास कोई काम नहीं होता, तो दैट्स वाई दे वर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ जॉब। तो उनको जब मौसम हो गया या सीज़न हो गया तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, और जब सीज़न नहीं हुआ तो एम्प्लॉयमेंट ना मिली। तो इस तरीके से लोग भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं। Discussed unemployment. It is a very interesting situation. Sometimes in a field 10 people are engaged and they are producing at least 50 kgs of wheat there, और 10 people ही लगे हुए हैं, लेकिन अगर उसमें से 5 को रिमूव करके उनको दूसरी प्लेस पे लगा दिया जाए, स्टिल they are getting 50 kg of wheat। तो उसका क्या फ़ायदा? दैट मीन्स 5 वर एक्स्ट्रा देयर। अ सिचुएशन इन विच मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड इन अ वर्क देयर आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। जितने चाहिए उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर, इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेज ऑफ वर्क विच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, से रजिस्टर है एंड फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द फैक्ट्री एक्ट्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, इट कवर दोज स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स। स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स में है जो कि विच आर लार्जली आउटसाइड कंट्रोल्ड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कंट्रोल से बाहर है। अब यहाँ पे सोचने का पॉइंट है स्टूडेंट्स, पहले से शुरू से आपको चैप्टर को रिकैप्चुलेट करा रही हूँ मैं कि आप क्या सोचते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी सेक्टर इज़ यूज़फुल है? अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो हाँ, ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हमें ये मालूम चल सकता है, वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स, व्हाट इज़ द टोटल GDP ऑफ आवर कंट्री। साथ में वी कैन कम टू नो विच सेक्टर इज़ ग्रोइंग एंड विच सेक्टर इज़ लैगिंग बिहाइंड, कौन सा सेक्टर आगे है, कौन सा सेक्टर में हमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। And the main important thing is that what is the interdependence of different sectors. Now the next question rises here, how is the tertiary sector different from other sector? Definitely tertiary sector जो है वो that is very different from primary and secondary sector, क्योंकि what are the activities which are done by in tertiary sector, not producing any goods, but they are servicing to the mankind. Same is the case discussed employment, organized sector, seasonal employment and different types of sectors. So students, this was our chapter, and NREGA, it is also important. 200 districts of India has been implemented there. It was signed or implemented in
2005, under NREGA 2005, all those who are able to are in need of work have been guaranteed 100 days of employment in a year by the government. Under this act, village panchayat registers some particular houses after proper documentation and evidences. So students, I hope that all you will listen the video properly and like it, and definitely we will just go through this video and share it also. Students, stay home, stay safe, dear students, be healthy.